हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुपमा और आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रवाह में। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में हम बात करेंगे विश्व के विभिन्न संविधानों की। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे अमेरिका के संविधान की। अमेरिकी संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, जिसकी रचना 1787 में 1775 से चली 1783 तक की अमेरिकी क्रांति के बाद हुई थी। संविधान को 1787 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में पारित किया गया था और यह 1789 से लागू हुआ था। अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसकी पहली विशेषता है कि यह लिखित संविधान है। अमेरिकी संविधान को सामान्यतः लिखित संविधान के क्लासिक के उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में यह दुनिया के मौजूदा लिखित संविधानों में सबसे पुराना है। यह लगभग 12 पृष्ठों का एक दस्तावेज है और इसमें एक प्रस्तावना, 7 धाराएं और 26 संशोधन हैं। परंतु वास्तविक कार्यकारी संवैधानिक प्रणाली के अंतर्गत संवैधानिक प्रलेख को छोड़कर ये आते हैं। पहला तो कांग्रेस के अधिनियम, जो अनेक सरकारी अभिकरणों के संगठन और कार्यों का निर्धारण करते हैं। दूसरा, कांग्रेस द्वारा बनाए गए अधिनियमों को व्यावहारिक रूप देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश। तीसरा, वे न्यायिक निर्णय जो न्यायिक पुनरीक्षा की एक प्रणाली के द्वारा संविधान की व्याख्या करते हैं। चौथा, वे राजनीतिक परंपराएं जिनका विकास धीरे धीरे संविधान के इर्द गिर्द हुआ। अपने विद्यमान स्वरूप में अमेरिकी संविधान या संवैधानिक प्रणाली 1787 के संवैधानिक प्रालेख तथा तत्पश्चात के संशोधनों, कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों, कार्यकारी आदेशों और न्यायिक व्याख्याओं एवं राजनीति परंपराओं की देन है। इसकी दूसरी विशेषता है कि यह अपरिवर्तनीय संविधान है। ब्रिटिश संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान अनम्य है, यानी अपरिवर्तनीय। कांग्रेस इसको उसी तरह से संशोधित नहीं कर सकती जिस तरह से वह साधारण कानून बनाती है। कांग्रेस द्वारा इसमें उस विशेष प्रक्रिया द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है जिसका प्रावधान संविधान में इसी उद्देश्य के लिए किया गया है। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक कानून तथा साधारण कानून में भेद है। दुनिया की सबसे अनम्य अमेरिकी संविधान स्वयं में संशोधन के लिए 2 पद्धतियां निर्धारित करती है। पहला, संशोधन का प्रस्ताव कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 मतों से किया जा सकता है। इसका अनुमोदन 3/4 राज्यों की विधायिकाओं द्वारा 7 वर्ष के भीतर होना चाहिए। दूसरा, विकल्प के तौर पर संशोधन का प्रस्ताव 2 राज्यों की 2/3 विधायिकाओं की मांग पर कांग्रेस द्वारा आहूत संवैधानिक सम्मेलन द्वारा किया जा सकता है। इसका अनुमोदन 3/4 राज्यों की विधायिकाओं के सम्मेलन द्वारा होना आवश्यक है। इस प्रकार अमेरिकी संविधान के संशोधन के लिए नियत प्रक्रिया बहुत कठिन, पेचीदी और धीमी है। 1789 में लागू होने के बाद इसमें केवल 27 बार संशोधन किए गए हैं। इसकी तीसरी विशेषता है कि यह संघीय संविधान है। अमेरिकी संविधान संघीय राज्य को निर्दिष्ट करता है। वास्तव में आधुनिक विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे पहला और सबसे पुराना संघीय राज्य है। यह 50 राज्यों और कोलंबिया जनपद से निर्मित
एक संघीय गणराज्य है। संविधान में संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों के विभाजन का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र को सीमित और विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं और शेष अधिकारों को राज्यों के पास रखा गया है। प्रत्येक राज्य का अपना संविधान, निर्वाचित विधायिका, राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय होता है। अमेरिकी संविधान की चौथी विशेषता है कि यहाँ अध्यक्षात्मक सरकार है। ब्रिटिश संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान में सरकार के अध्यक्षात्मक रूप का प्रावधान है। अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं कि पहली विशेषता, अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता था। किंतु राज्य प्रमुख के रूप में उसका पद औपचारिक होता है, किंतु सरकार प्रमुख के रूप में वह सरकार के कार्यकारी अंग का नेतृत्व करता है। दूसरी विशेषता, राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के लिए एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। कांग्रेस द्वारा उसके विरुद्ध किसी गंभीर असंवैधानिक कार्यवाही के लिए महाभियोग लगाए बिना उसे हटाया नहीं जा सकता। तीसरी विशेषता कि राष्ट्रपति शासन कार्य मंत्रिमंडल या छोटे निकाय जैसे किचन कैबिनेट कहते हैं कि सहायता से करता है, किंतु यह केवल परमादर्शीय निकाय होता है। चौथी विशेषता कि राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। वे ना तो कांग्रेस के सदस्य होते हैं और ना ही इसके अधिवेशनों में भाग लेते हैं। पांचवी विशेषता, राष्ट्रपति कांग्रेस के निचले सदन अर्थात प्रतिनिधि सभा को विघटित नहीं कर सकता। अब बात करते हैं अमेरिकी संविधान की एक और विशेषता की, जो है शक्तियों का विभाजन। अमेरिकी संविधान प्रणाली का आधार है शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत। विधायिका, कार्यकारिणी और न्यायिक शक्तियाँ अलग अलग हैं और वे सरकार के 3 स्वाधीन अंगों के पास होती हैं। संविधान की यह विशिष्टता इसी को 3 प्रथम धाराओं में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होते हैं। धारा 1 के अनुसार इस धारा के अंतर्गत प्रदत्त तमाम विधायी अधिकार कांग्रेस में निहित होंगे। धारा 2 का प्रावधान है कि कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति में निहित होंगे। धारा 2 के अनुसार कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति में निहित होते हैं और धारा 3 कहती है कि न्यायिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय तथा दूसरे निचले न्यायालयों में निहित होंगे। अब बात करते हैं अमेरिकी संविधान के एक और विशेषता की, जो है परीक्षण और संतुलन। अमेरिकी संविधान में नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत को अपनाने की देन है। परीक्षण और संतुलन की प्रणाली सरकार के प्रत्येक अंग को दूसरे अंग पर आंशिक नियंत्रण लागू करने में सक्षम बनाती है, जिससे कि कोई अंग निरंकुश और अनुत्तरदायी ना बने। अमेरिकी संवैधानिक प्रणाली में परीक्षण और संतुलन की प्रणाली की कार्य पद्धति के कुछ पक्ष हैं। जैसे पहला पक्ष, कांग्रेस द्वारा पारित विधायकों को राष्ट्रपति वीटो कर सकता है। उसके पास 2 तरह के वीटो होते हैं, जेबी वीटो और निलंबीय वीटो, यानी सस्पेंस वीटो। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा की गई उच्च स्तरीय नियुक्तियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुमोदन सीनेट करती है। तीसरा पक्ष, न्यायपालिका के संगठन और पुनर्विचार क्षेत्राधिकार का निर्धारण कांग्रेस द्वारा किया जाता है। चौथे पक्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट की सहमति से
राष्ट्रपति करता है और पांचवा पक्ष कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों तथा राष्ट्रपति के आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय अधिकारित घोषित कर सकता है। अब बात करते हैं अमेरिकी संविधान की एक और विशेषता की, जो है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र प्रदान करने के मामले में अमेरिकी संविधान दुनिया का पहला संविधान है। यह अपने नागरिकों को अनेक अधिकारों की गारंटी देता है। इसके अनुसार न्यायिक प्रक्रिया के बगैर किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। अधिकार पत्र को मूल संविधान में 1791 में संविधान के पहले 10 संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया था। द्विसदनीय पद्धति अमेरिकी संविधान की एक और विशेषता है। अमेरिका की संघीय विधायिका, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, द्विसदनीय है, अर्थात इसके 2 सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। ऊपरी सदन को सीनेट और निचले सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, जबकि प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य होते हैं। कांग्रेस का अधिक शक्तिशाली सदन सीनेट है। वास्तव में अमेरिकी सीनेट दुनिया भर के उच्च सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली है। निर्वाचन विधि, ये अमेरिकी संविधान की एक और विशेषता है। अमेरिकी संविधान राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की विधि उपलब्ध कराता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। इस निर्वाचक मंडल के सदस्यों को सभी राज्यों की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति निर्वाचक समूहों की संख्या प्रत्येक राज्य के कांग्रेस में मौजूद प्रतिनिधियों की संख्या के बराबर होती है। अब बात करते हैं अमेरिकी संविधान की एक विशेषता की पात्रताएं, कार्यकाल और पदच्युति। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार के लिए 3 योग्यताएं आवश्यक हैं। पहली, उसे संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उसे 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। और तीसरी, उसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूनतम 14 वर्ष के लिए निवास किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए निश्चित होता है। यह केवल एक बार पुनर्निर्वाचित होने के लिए पात्र होता है। 1951 के 22वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किसी भी राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कार्यकाल अवधि 10 वर्ष निश्चित की गई है। राष्ट्रपति का 4 वर्षीय कार्यकाल 20 जनवरी से आरंभ होता है। राष्ट्रपति को राजद्रोह, घूस या अन्य गंभीर अपराध एवं कदाचार के लिए महाभियोग के द्वारा उसके कार्यकाल से पहले ही पद से हटाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा द्वारा बहुमत से महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। अभी तक कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया है, किंतु 3 राष्ट्रपतियों एंड्रयू जोनस, रिचर्ड निक्सन और बिल क्लिंटन को महाभियोग प्रक्रिया का सामना करना पड़ा है। अब बात करते हैं शक्ति और कार्यों की। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली लोकतांत्रिक पद है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियां और कार्य 4 स्रोतों से प्राप्त करता है: संविधान, कांग्रेस की कार्यवाहियां, न्यायिक व्याख्याएं और राजनीतिक सम्मेलन।
इनका उल्लेख इस प्रकार है। पहला, उसे पूरे देश में संविधान, संघीय कानूनों एवं संधि तथा न्यायिक निर्णयों को लागू करना होता है। दूसरा, वह अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीसरी, वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राजदूतों, विभागों के प्रमुखों, न्यायिक अधिकारियों, पार्षदों एवं अन्य शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति करता है। चौथी, वह विदेश नीति निर्धारित करता है। पांचवी, वह संघीय कानून के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए क्षमादान एवं प्राणदंड स्थगन प्रदान करता है। चौथी, जब किसी विधेयक को कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा उसकी सहमति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक को अपनी सहमति प्रदान कर सकता है और विधेयक कानून बन सकता है। दूसरा, वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है और तीसरा, वह विधेयक को आरक्षित कर सकता है। इसके बाद यह विधेयक उसकी सहमति के बिना ही 10 दिन की अवधि बीत जाने के बाद कानून बन जाता है। अब बात करते हैं 7वें उल्लेख की, जो है वह सदन में मौखिक भाषा या एक दस्तावेज के प्रेषण द्वारा कांग्रेस की कुछ विधायी उपायों का प्रस्ताव भेज सकता है। 8वां उल्लेख कहता है कि वह अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार के लिए कांग्रेस के विशेष सत्रों का आह्वान कर सकता है। 9वां उल्लेख कहता है वह राष्ट्रीय बजट तैयार करता है और इसे मंजूरी के लिए कांग्रेस के पास भेजता है। 10वां उल्लेख है कि उसे प्रशासनिक या कार्यकारी आदेशों के रूप में नियमों एवं विनियमों के निर्माण की शक्ति प्राप्त होती है। और 11वां उल्लेख है कि वह शस्त्रावसान की तिथि के बारे में दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर कांग्रेस के शस्त्रावसान की शक्ति रखता है। राष्ट्रपति के प्रशासनिक कार्यपाल में सरकारी विभागों के उच्चतम कर्मचारी होते हैं जिनका काम राष्ट्रपति की सहायता करना है और उसे सलाह देना है ताकि सरकार की कार्यपालिका के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में वह अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा कर सके। इस कार्यकाल की स्थापना 1939 में तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1939 के पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत एक प्रशासनिक आदेश के द्वारा की थी। इस कार्यकाल की स्थापना की सिफारिश प्रशासनिक प्रबंधन संबंधी राष्ट्रपति की समिति ब्राउला कमेटी की रिपोर्ट 1937 में राष्ट्रपति को जनरल स्टाफ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में अमेरिकी ईओपी में कर्मचारी अभिकरण इस प्रकार है। व्हाइट हाउस कार्यालय, इसमें लगभग 150 गोपनीय भरोसेमंद सलाहकार और निजी सहायक होते हैं। इसमें प्रशासनिक शाखा के रोज़मर्रा के कार्यों के लिए राष्ट्रपति इन्हीं की सहायता लेते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित कार्यों में उनकी सहायता करते हैं। प्रबंधन एवं बजट कार्यालय, इसका प्रमुख एक निदेशक होता है जिसकी नियुक्ति सीनेट की स्वीकृति के साथ राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह आर्थिक, विधायी तथा प्रशासनिक प्रबंधन के मामले में राष्ट्रपति की मुख्य स्टाफ एजेंसी है। इसका मुख्य काम संघीय बजट तैयार करना तथा उसको प्रशासित करना है। आर्थिक सलाहकार परिषद, इसमें 3 विख्यात अर्थशास्त्री होते हैं
जिनकी नियुक्ति सीनेट की स्वीकृति से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका काम मुख्यतः राष्ट्रपति के लिए नीति संबंधी सिफारिशें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्लेषण तथा मूल्यांकन करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इस परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है तथा इसके सदस्यों में उपराष्ट्रपति, राज्य सचिव और सुरक्षा सचिव शामिल होते हैं। सेना की संयुक्त कमान के अध्यक्ष तथा केंद्रीय आसूचना निदेशक क्रमशः परिषद सैन्य एवं असूचना सलाहकार के रूप में ये कार्य करता है। यह परिषद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी घरेलू, विदेशी, सैन्य, आसूचना एवं आर्थिक नीतियों को एकीकृत करके परामर्श उपलब्ध कराता है। संयुक्त राज्य व्यापार परिषद कार्यालय, इस कार्यालय का प्रधान संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि होता है। मंत्रिपरिषद के स्तर के इस अधिकारी का दर्जा राजदूत के बराबर है और वह सीधे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। पर्यावरण गुणवत्ता परिषद, इसमें 3 प्रतिनिष्ठित पर्यावरण गुणवत्ता परिषद, इसमें 3 प्रतिष्ठित पर्यावरणविद शामिल होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की स्वीकृति से की जाती है। यह राष्ट्रपति के लिए उन राष्ट्रीय नीतियों का विकास तथा उनकी सिफारिश करती है जो पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय, इसका काम राष्ट्रपति को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उन मामलों में सलाह देना है जिनका सरोकार अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य, विदेशी संबंध एवं पर्यावरण जैसे राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों से है। राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण नीति कार्यालय, इसका प्रमुख राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण नीति का निदेशक होता है। राज्य स्तरीय, जिसकी नियुक्ति सीनेट की स्वीकृति से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह कार्यालय गैर कानूनी मादक पदार्थों के प्रयोग को नियंत्रित करने के संघीय, राज्य स्तरीय तथा स्थानीय प्रयासों में तालमेल बैठाता है और मादक पदार्थ विरोधी कार्यवाहियों को जारी रखने के लिए राष्ट्रीय रणनीतियाँ तैयार करता है। प्रशासनिक कार्यालय, यह ईओपी के भीतर कार्यरत तमाम इकाइयों को प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराता है। इसके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में सूचना प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, आंकड़ा प्रसंस्करण, पुस्तकालय सेवाएं, अभिलेखों का रखरखाव और डाक मुद्रण जैसे अन्य कार्यालय संबंधी कार्य शामिल हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्र नियामक आयोग की। ब्रिटेन, फ्रांस और भारत से अलग संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 प्रकार की लाइन एजेंसियां होती हैं: विभाग, सार्वजनिक निगम और स्वतंत्र नियामक आयोग। पहले स्वतंत्र नियामक आयोग की स्थापना 1887 में की गई थी और इसका नाम था अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 IRC हैं। इनको संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत स्वायत्तता के द्वीप समूह कहा जाता है। ये नियम बनाते हैं, इन नियमों को लागू करते हैं और इनको तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं। अतः इनको सरकार की चौथी शाखा भी कहा जाता है। ये आयोग बहुप्रमुखीय होते हैं और इनके विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या 5 या 7 होती है। इनके विधायी एवं न्याय निर्णय कार्यकलाप
पक्षपात मूलक राजनीति के परे होते हैं। अतः इस अर्थ में वे राष्ट्रपति से स्वाधीन होते हैं। दूसरे शब्दों में, ये ना तो राष्ट्रपति के उत्तरदायी हैं और ना ही उसके लिए रिपोर्ट करते हैं। ये राष्ट्रपति या किसी भी अन्य प्रशासनिक निकाय के अधीन नहीं होते हैं। इसलिए इनको नेतृत्व विहीन कहा जाता है। कांग्रेस द्वारा सत्यापित इन आयोगों के संविधान और कार्यकलापों का निर्धारण कांग्रेस ही करती है। इस रूप में इसको कांग्रेस की भुजाएं कहा जाता है। इन आयोगों की उपस्थिति से संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय प्रशासन का विघटन हो जाता है। इन आयोगों के सदस्यों के कार्यकाल परस्पर व्याप्त होते हैं, क्योंकि ये सभी सदस्य एक ही समय पर नियुक्त या निवृत्त या सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने के बावजूद इन आयोगों के सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी इच्छा से पदमुक्त नहीं कर सकता। इनका न्यायाधिकार क्षेत्र राष्ट्रव्यापी होता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संपूर्ण भूप्रदेश तक फैला हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल हो तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।